मॉर्निंग एवरीवन, आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू प्रेप आईएएस। दोस्तों, आज है अक्टूबर 2, सैटरडे का दिन है और हम लोग करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर की एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और रोज की तरह आपके लिए कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स मैं यहाँ पे लेके आया हूँ। लेकिन इस न्यूज़पेपर के एनालिसिस में आगे बढ़ने से पहले आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा, क्योंकि आज गांधी जयंती और लाल बहादुर शास्त्री जयंती एक साथ हैं। मतलब ऐसे हर साल ही एक साथ आती हैं, लेकिन इतने दो बड़े विजनरी लीडर्स की जयंती एक साथ आना अपने आप में ही एक, मुझे तो बड़ा इंटरेस्टिंग ये एक लगता है, कोइंसिडेंस है। लेकिन सोचने की बात यह है, देखिए गांधी जी तो सबको पता है कि नॉन वायलेंस के बहुत बड़े प्रोपोनेंट थे। और अब अगर आप यहाँ पे पढ़ोगे लाल बहादुर शास्त्री जी का कोट, इन्होंने क्या लिखा है, ट्रू डेमोक्रेसी और द स्वराज ऑफ द मासेस कैन नेवर कम थ्रू अनट्रूथफुल एंड वायलेंट मीन्स। जो बात गांधी जी कहते हैं नॉन वायलेंस की और ट्रूथफुलनेस की, जो बात गांधी जी कहते हैं, वही बात लाल बहादुर शास्त्री जी कहते हैं, क्योंकि ये भी गांधी जी के बहुत बड़े फॉलोवर्स भी थे और कहीं ना कहीं आप कह सकते हो कंटेम्प्रेरी भी थे, राइट। तो दोनों लीडर्स का जो अलाइनमेंट है वो बिल्कुल सेम है और दोनों लीडर ऐसे हैं जिन्होंने हमारी कंट्री को उस समय जब ये थे तब भी उसको शेप किया था, आज भी हमें शेप कर रहे हैं, आने वाली जनरेशन्स, आने वाली कंट्री की जो हमारी डेस्टिनी है उसको भी शेप करने वाले हैं। तो इनकी लाइफ से बहुत सारे लेसन्स हम लोग ले सकते हैं, क्योंकि देखिए जब इतने बड़े लीडर की लाइफ जब हमारे बिल्कुल सामने होती है तो उससे अगर हम लोग इंस्पिरेशन नहीं लेते हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम लोग नहीं सीखना चाहते हैं। तो इनकी लाइफ से हमें सीखना चाहिए और इनकी लाइफ को हमें पर्सनली पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि जीएस पेपर 4 में आपके कई बार ये काम आ सकता है, एस्से में आपके काम आ सकता है। बहुत सारी कोटेशंस हैं, इनकी जो थॉट प्रोसेस है वो आप वहाँ पे मेंशन कर सकते हो, एक्सप्लेन कर सकते हो अपने आंसर को। तो आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से तो है ही, पर्सनल लाइफ में भी आप इनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन ले सकते हो। चलिए, और आज का जो एडिटोरियल रहेगा वो भी गांधी जी के ऊपर ही रहेगा, ठीक है। चलो, क्या क्या करने वाले हैं आज हम लोग टॉपिक ज़्यादा नहीं है हमारे पास, लेकिन जितने भी टॉपिक हैं काफ़ी रेलेवेंट हैं। पहला टॉपिक हम लोग करने वाले हैं वो है अबाउट द एट्रोसिटीज़ बाय द पुलिस, के जो कस्टोडियल डेथ हो जाती है, पुलिस मारपीट करती है किसी के साथ, उसके बारे में सीजीआई ने कुछ बयान दिया है, उसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। अगला रहेगा नो क्लीन स्वीप, यानी कि आपका जो स्वच्छ भारत मिशन 2 था अभी उसको लॉन्च किया गया। अमृत जो मिशन था उसको भी सेकेंड पार्ट में लॉन्च किया गया। गांधी जयंती पे ऑफ कोर्स मोदी जी करते ही हैं, है ना, तो उसको किया गया था। तो इसको पढ़ेंगे जीएस पेपर 2 से। अगला रहेगा रीडिंग गांधी एज अ लेसन ऑफ पॉलिटिकल मैच्योरिटी, कैसे पॉलिटिकल लाइफ में हम लोग गांधी जी की फिलॉसफी को ऐड अगर कर देंगे, कैसे हम लोग एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी तक पहुंच सकते हैं और जो भी प्रॉब्लम हमारे यहाँ कंट्री में आजकल पॉलिटिकली चल रही हैं उनको कैसे सोल्व किया जा सकता है बाय इनकलकेटिंग द वैल्यूज ऑफ गांधी जी, इसके बारे में पढ़ेंगे। यही आज का एडिटोरियल है। तो मैंने तो इसको जीएस पेपर 4 में इंक्लूड किया है, आपका मन करे तो आप इधर उधर इसको इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। चलिए, अगला रहेगा रिनाउंसिएशन ऑफ इंडियन सिटीजनशिप नाउ सिंपलर। अगर आपको इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस करना है, छोड़ना है, अभी वो प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा सिंपल कर दिया गया है। अभी आप ऑनलाइन जाके फॉर्म फिल कर सकते हो और आपकी इंडियन सिटीजनशिप कैंसिल की जा सकती है ऑन योर रिक्वेस्ट, ठीक है। थोड़ा सा इंडियन सिटीजनशिप के बारे में पढ़ेंगे। श्रृंगला बिगिंस 4-day विजिट टू श्रीलंका टुडे। देखिए हमारे जो मिनिस्टर हैं मिस्टर श्रृंगला जी, वो श्रीलंका की अभी तैयारी कर रहे हैं जाने की। वहाँ पे 4 दिन तक वो रहेंगे, बहुत सारे मुद्दों पे बात करेंगे। तो इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से दोबारा से इंपॉर्टेंट हो गया है, ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा आज बहुत सारे एडिशनल टॉपिक्स भी हैं, छोटे छोटे टॉपिक हैं, डिटेलिंग में हम लोग नहीं जा सकते थे, इसलिए एडिशनल टॉपिक में उनको इंक्लूड करते हैं, तो इनको भी एक बार थोड़ा सा देख लेंगे। चलिए, पहली न्यूज से स्टार्ट करते हैं। फ्रंट पेज में जो न्यूज आज वो है सीजीआई फॉर फॉर्मिंग स्पेशल पैनल टू प्रोब एट्रोसिटीज बाय द पुलिस। देखिए, फिल्मों में भी दिखाया जाता है, रियल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स और न्यूज़ भी हमारे सामने आती हैं कि कैसे किसी पर्सन को पुलिस वालों ने अपनी कस्टडी में पीट पीट के मार दिया। कैसे फिल्मों में दिखाया जाता है कि लोगों को 3rd डिग्री टॉर्चर दिया जाता है, वो सिर्फ फिल्मों में नहीं दिखाया जाता, वो एक्चुअल में भी होता है। बहुत बार किसी क्रिमिनल को उसके प्रूफ होने से पहले ही उसको इतना ज़्यादा पीट दिया जाता है ताकि वो अपने क्राइम को कबूल कर ले, तो और उसकी वजह से बहुत सारी कस्टोडियल डेथ भी हो जाती हैं। अभी रिसेंटली हमारे सामने गोरखपुर का केस है, बहुत हाई प्रोफाइल केस है, इतना ज़्यादा न्यूज़ में चल रहा है। इससे पहले तमिलनाडु में एक जो है जयराज वाला केस था, जिसमें एक बेटा और उसके पिताजी को मार दिया गया था पुलिस ने पीट पीट के। और इस तरह के बहुत सारे केस हमारे सामने आते रहते हैं डेली बेसिस पे, जहाँ पे पुलिस के द्वारा लोगों को मार पीट पीट के मार दिया जाता है, कस्टोडियल
कस्टोडियल डेथ में और जुडिशियल डेथ में। अपने आप में एक ये हमारा सीधा सीधा आर्टिकल 21 का डायरेक्ट वायलेशन होता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट के हम मतलब हमारे सीजीआई ने कहा है ना। राइट टू लाइफ का बिल्कुल डेफिनेटली, और ह्यूमन राइट्स का कितना ज़्यादा वायलेशन होता है। तो इसके लिए वो थोड़ा गुस्सा है। उन्होंने कहा है कि वो एक जुडिशियल पैनल बनाएंगे जिसमें हाई कोर्ट के जजेस को वो अपॉइंट करेंगे, और ये लोग जुडिशियल कस्टडी में जो डेथ होती है उसको प्रोब करेंगे, उनको सोल्व करने की कोशिश करेंगे, और जो भी पुलिसमैन उसके अंदर इंक्लूड होते हैं जल्दी से जल्दी उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा इन्होंने अभी कहा है। तो थोड़ा सा आपको ये पता होना चाहिए। एक एनुअल रिपोर्ट निकली थी, इसका नाम है एनुअल रिपोर्ट ऑन टॉर्चर 2019 में। इसने कहा था कि इंडिया में हर रोज कम से कम 5 कस्टोडियल डेथ होती हैं, मतलब अराउंड 1500 और 1600 की डेथ रोज हम एक साल में हमारे कंट्री में होती हैं, जिसमें से सबसे ज़्यादा होती हैं यूपी में, दिल्ली में, पंजाब में, और उसके बाद थोड़ा नीचे अगर चले जाओगे तो तमिलनाडु में काफ़ी डेथ होती हैं। एक्चुअली यूपी के बाद तमिलनाडु में सबसे ज़्यादा डेथ होती हैं। उसके बाद अगर आप चले जाओगे तो कुछ डेथ इन्होंने मध्य प्रदेश में भी बताई हैं और बिहार में बताई हैं। तो ये कस्टोडियल डेथ हमारे यहाँ पे होती है। देखिए, पुलिस का और जनता का जो रिलेशनशिप है, जो ब्रिटिश के समय से चला आ रहा था, मास्टर और स्लेव वाला, आज भी कहीं ना कहीं वही मेंटालिटी जो है मन में है, लोगों के मन में भी है और पुलिस के मन में भी है। तो क्या क्या कोज हो सकते हैं कस्टोडियल डेथ के, तो ये मेंस के पर्सपेक्टिव से आपको यहाँ पे थोड़ा सा पॉइंट मैंने यहाँ पे इंक्लूड किए हैं, है ना। वायलेंस एंड क्रूएलिटी, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। जब आप उनको कन्फेशन करवाने के लिए बहुत ज़्यादा मार दिया जाता है। देखिए, थोड़े समय पहले केस हुआ था कि किसी की नेताजी की जो है, चले नेताजी छोड़िए, स्कूल, एक रयान स्कूल के में डेथ हो गई थी किसी बच्चे की, और उसके ड्राइवर को इतना ज़्यादा टॉर्चर कर दिया गया था। ड्राइवर ने मान लिया था कि उसकी डेथ, उसका मर्डर मैंने किया है, लेकिन बाद में जब सीबीआई इंक्वायरी हुई तो पता चला उसका मर्डर किसी बच्चे ने किया था स्कूल के, है ना। और किसी नेताजी की भैंस चोरी हो गई तो किसी और को पकड़ के उसको मार दिया गया, उसको कबूल करवा लिया गया। तो ये जो नकली, जो फेक कन्फेशन करवाए जाते हैं हमारी कंट्री में, मार के पीट के लोगों को धमका के, ये कोई आम मतलब कोई नया नहीं है, बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है। अभी तक जुडिशरी शायद उसने अपनी आंख पे पर्दा डाला हुआ था, लेकिन फाइनली उन्होंने इस बात को रिकॉग्नाइज किया है, ठीक है। उसके अलावा नो सेफ्टी और प्रोटेक्शन एंड द मेडिकल एड प्रोवाइडेड मिलता नहीं है भैया। कमिटमेंट ऑफ सुसाइड, बहुत बार तो लोग जेल में पुलिस की मार के डर से ही सुसाइड कर लेते हैं, है ना। डेथ ड्यू टू नेचुरल कॉजेज की वजह से भी डेथ हो सकते हैं, जैसे मतलब आपने मारा पीटा, अगर किसी को बीपी की प्रॉब्लम है, हाई शुगर की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो नेचुरल डेथ उनकी शो कर दी जाती है बाद में, ठीक है। तो चलिए, वो पूरे का पूरा मुद्दा हमारे यहाँ पे था। अगली जो न्यूज़ हमारे सामने वो आती है, मोदी जी ने लॉन्च किया है अमृत 2 और स्वच्छ भारत अर्बन 2, ठीक है। स्वच्छ भारत अर्बन 2.0 एंड अमृत 2.0, इन दोनों को दोबारा से री लॉन्च किया है। हम लोगों ने इसको पहले से ही लॉन्च किया हुआ है 2014-15 से ही, लेकिन अभी इसको री लॉन्च किया क्योंकि गांधी जयंती, देखिए इसके 5 साल पूरे हो गए हैं, तो 5 साल के बाद डेफिनेटली दोबारा से उसको हम लोग करेंगे। जब 2014-2015 में हम लोगों ने इसको प्रोग्राम को चलाया था, तो उस समय इसका एम था ट्रांसफॉर्मेशन, क्योंकि सोसाइटी जब पहले बहुत अलग मोड में रह रही थी, उसके बाद उसको ट्रांसफॉर्म करना था। ट्रांसफॉर्म इन द सेंस के सिटीज़ को क्लीन करना था, डेफिकेशन फ्री करना था। लोग ओपन सड़क पे ही बाथरूम पोटी करते रहते हैं, है ना। ओपन डिफिकेशन वो फ्री करना था इंडिया को, तो दैट वाज आवर पर्पस, है ना। लेकिन वो ट्रांसफॉर्मेशन था, 100% हम लोग नहीं कर पाए थे। लेकिन अभी जो अमृत 2.0 चलाया है, या स्वच्छ भारत मिशन 2.0 चलाया है, इसके अंदर हम लोगों को सैचुरेशन पे लेके जाना है। मतलब जैसे वो पहले वो प्रोग्रेस सिर्फ 70-80% के आसपास हो रही थी, लेकिन अभी इस प्रोसेस को 100% करना है। जो म्युनिसिपल वेस्ट होता है उसको 100% करना है। मोदी जी ने तो सीधा सीधा कहा है कि जो शहरों में, चाहे छोटे शहरों चाहे बड़े शहरों, जैसे दिल्ली जैसा शहर जहाँ पे बहुत बड़े बड़े कूड़े के ढेर लगे हुए हैं, तो अगले कुछ सालों में उस कूड़े के ढेर को पूरी तरह से खत्म करना है ना। देखिए, अगर आप चंडीगढ़ वाली साइड से दिल्ली में आते हो तो आपको मिलता है वो दिल्ली के बाहर बाईपास पे कितना बड़ा कूड़े का ढेर लगा होता है, बदबू आती है उससे। इस तरह के ढेर आपको हर सिटी में बेसिकली जाके मिल जाते हैं, जो लैंडफिल्स होती हैं, जहाँ पे स्टेट उस सिटी का जो है वेस्ट मटेरियल वहाँ पे डंप किया जाता है। तो इसके बारे में इन्होंने बहुत सारी बातें की हैं कि पीने का पानी हम लोग प्रॉपर करेंगे, गार्बेज माउंटेन को दूर करेंगे, है ना, ओपन डेफिकेशन फ्री करेंगे। ऐसी बहुत बड़ी 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 बातें इन्होंने की हैं, और काफ़ी ज़्यादा पैसा भी इन्होंने इसके अंदर इन्वेस्ट मतलब करने की अभी यहाँ पे ठानी है। तो ये कुछ चीज़ें आपको यहाँ की इसके बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। और तो स्वच्छ भारत मिशन के बारे में या अमृत के मिशन के बारे में, तो जो पहले स्कीम चली आ रही थी, तो इसका मतलब वो दोबारा से अभी रीन्यू हो गई है ना। इंडिया में अभी 1 लाख टन वेस्ट मटेरियल को प्रोसेस किया जाता है, लेकिन इसको अभी हम लोग और ज़्यादा भी इंक्रीज करना है। जो रिवर्स के अंदर हम लोग अनट्रीटेड और वेस्ट मटेरियल डालते हैं, उसको भी हम लोगों ने ट्रीट करना है। और जो वर्कर्स हैं, जो अर्बन एरियाज़ में आते हैं काम करने के लिए फ्रॉम द गाँव,
वो लोग भी बेचारे यहाँ पे आके परेशान होते हैं। पहली बात, उनकी इनकम बहुत कम होती है, वो स्लम्स में रहते हैं। दूसरा, वो अनट्रीटेड वाटर पीते हैं, उनके पास हाइजीनिक और सैनिटेशन की फैसिलिटी नहीं है। तो ये जो वर्कर्स आते हैं विलेजेस से, जो माइग्रेंट्स आते हैं, इनकी पोजीशन को भी यहाँ पे ठीक ठाक करना है बेसिकली, मतलब उनको सैनिटेशन वगैरह प्रोवाइड कराना है, पानी पीने का या मेडिकल फैसिलिटी एंड ऑल दैट। ठीक है, तो इसके बारे में ही थोड़ा सा ये 2 आज आर्टिकल दिए हुए हैं। थोड़ा अगर आपको और डिटेलिंग जाननी है, थोड़ा बहुत फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन, तो आप इन आर्टिकल को पढ़ के भी देख सकते हो। लेकिन मेजर चीज़ें जो इन्होंने बताई हैं वो आपको मैं बता चुका हूँ। अभी आपको पता है कि 2-3 दिन पहले हमारे जो प्रिंसिपल इकोनॉमिक एडवाइजर हैं संजीव सान्याल जी, इनका भी एक बयान आया था कि किस तरह इंडिया की पर कैपिटा इनकम वियतनाम से ज़्यादा है, उसके बावजूद भी वियतनाम की सिटीज़ हमारी सिटीज़ से बहुत बहुत बेटर हैं इन टर्म्स ऑफ सैनिटेशन, इन टर्म्स ऑफ क्लीनिनेस, है ना। तो इंडिया को भी चाहिए कि वो वियतनाम जैसी कंट्री से लेसन्स सीखे, और एक सिविक सेंस होनी चाहिए। लोग कहीं भी पान थूक देते हैं, लोग कहीं पे भी सूसू पोटी करने लगते हैं, वो बहुत हालत, सिविक सेंस नहीं है लोगों को बेसिकली। तो वो भी सिखाने की यहाँ पे ज़रूरत है। उसके साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू वो भी सिखाने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है रिनंसिएशन ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप नाउ सिंपलर। देखिए, अगर आप इंडियन सिटीजनशिप की बात करो तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक इंडियन सिटीजनशिप की बात करता है, जो आता है हमारे पार्ट 2 में। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके प्रीलिम्स के लिए ज़रूरी होती है। पार्ट 2 में सिटीजनशिप आता है और आर्टिकल 5 to 11 हम लोग सिटीजनशिप की बात करते हैं। ठीक है, कि आप कैसे सिटीजनशिप ले सकते हो, कौन कौन इंडिया के सिटीजनशिप हैं, कैसे सिटीजनशिप को रिनाउंस कर सकते हो, वो सारा का सारा आप इस आर्टिकल के अंदर आपको यहाँ पे आता है। ठीक है, देखिए हम लोग कैसे, आप इंडियन सिटीजनशिप को जो है 3 तरीके से लॉस हो सकती है। पहला होता है रिनंसिएशन। अगर कोई आदमी खुद डिक्लेयर कर दे कि नाउ दैट पर्सन डजंट वांट टू बी अ सिटीजनशिप ऑफ इंडिया, तो उसकी सिटीजनशिप को आप रिनाउंस कर सकते हो, उसको खारिज किया जा सकता है, राइट। उसके पासपोर्ट को खारिज किया जा सकता है। दूसरा होता है टर्मिनेशन। अगर कोई आदमी वॉलंटरली जानबूझ के किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेता है, फॉरेन कंट्री की, तो उसकी इंडियन सिटीजनशिप अपने आप ही टर्मिनेट हो जाती है, क्योंकि इंडिया डज नॉट फॉलो टू सिटीजनशिप सिस्टम, राइट। हम लोग सिंगल सिटीजनशिप सिस्टम को ही फॉलो करते हैं। अगर आप अगर जैसे आप इंडियन हो, ब्रिटेन में जाते हो, वहाँ की सिटीजनशिप आपको मिलती है, तो इंडियन सिटीजनशिप आपकी तुरंत उसी टाइम पे खारिज हो जाती है। जैसे सोनिया गांधी वाला केस आया था, भैया सोनिया गांधी जो है वो इंडियन सिटीजन है ना, और अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आपको सारे आपका एज ए इंडियन सिटीजनशिप ही ट्रीट किया जाता है। नाउ यू डू नॉट हैव एनी अदर सिटीजनशिप। तो ये थोड़ा सा इंडिया के अंदर कॉन्सेप्ट चलता है। कई कंट्री ऐसी होती हैं जहाँ पे आप मल्टीपल कंट्रीज की जो है सिटीजनशिप ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में वी डू नॉट फॉलो दैट। एक होता है डेप्रीवेशन। आपको डिप्राइव किया जा सकता है सिटीजनशिप से फोर्सफुली बाय गवर्नमेंट। कई केस में जैसे मान लो युद्ध के समय में आपने किसी फॉरेन कंट्री के साथ जो इंडिया के साथ वॉर में थी, उसका अगर आपने साथ दिया है, अगर आप इलीगल माइग्रेंट हो, उस केस में भी आपको डिप्राइव किया जा सकता है। ऐसे कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें आपके सिटीजनशिप डिप्राइव की जा सकती है। ठीक है, तो कुछ तरीके से आपकी इंडियन सिटीजनशिप लॉस हो सकती है। तो जो लोग रिनंसिएशन खुद करते हैं, अपनी मर्जी से करते हैं, या वॉलंटरी किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले लेते हैं, अभी उस प्रोसेस को काफ़ी सिंप्लीफाई कर दिया गया है। मतलब आपकी 60 डेज़ के अंदर आपने क्या कुछ नहीं करना, आपने ऑनलाइन जाना है, ऑनलाइन जाकर आपने पूरी रिक्वायरमेंट भर देनी है, और 60 डेज़ के अंदर आपकी इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस कर दिया जाएगा, उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा। ऐसा एक नए नोटिफिकेशन के अंदर कहा गया है। 2015 से लेकर 2019 के बीच में इंडिया में लगभग 6.5 लाख के से ज़्यादा लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप को रिनाउंस किया है। ठीक है, तो सरकार ने कहा है कि देखिए लोग कर ही रहे हैं अलग अलग रीजन से, तो क्यों ना इस प्रोसेस को थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दिया जाए, क्योंकि ये लोग बेचारे वो उस प्रोसेस के अंदर ही फंसे रहते हैं, ना इनको वहाँ सुविधा मिल पाती है, ना इनको यहाँ सुविधा मिल जाती है। तो क्यों ना इसको प्रोसेस को कर दिया जाए। इंडिया का में जो आर्टिकल 5 है जो सिटीजनशिप को टैकल करता है, ये हमारा नवंबर 26, 1949 को ही लागू हो गया था। अदरवाइज हमारा कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा लेट लागू हुआ था, 26 जनवरी को हुआ था, लेकिन इसको पहले ही कर दिया गया था क्योंकि उस समय जो पार्टीशन हुआ था इंडिया पाकिस्तान का, कुछ लोग पाकिस्तान चले गए थे, कुछ बांग्लादेश, इन ऑल दैट, इसलिए इसको पहले ही हम लोगों ने लागू कर दिया था। ठीक है, आर्टिकल 11 जो है वो पार्लियामेंट को पावर देता है टू रेगुलेट द राइट ऑफ द सिटीजनशिप बाय लॉ, और इसके बेसिस पे ही हम लोगों ने इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955 भी बनाया, जो अब तक कम से कम 8 से 10 बार अमेंडमेंट अलग अलग टाइप पे हो चुका है। तो लक्ष्मीकांत के अंदर सिटीजनशिप वाला चैप्टर आप उसको डिटेल में पढ़ सकते हो। ठीक है, चलिए अगली जो न्यूज़ आती है वो आती है हमारे नेबर से, हमारे पड़ोसी से, जो है श्रीलंका। वैसे तो हमारा बहुत अच्छा पड़ोसी है और हमारे रिलेशनशिप भी बहुत बहुत पुराने हैं,
अगर आप पहले अगर हमारे आप मिथिकल स्टोरीज को देखो या रिलीजन को देखो तो राम सीता एंड ऑल दैट, अभी भी सीता जी की अशोक वाटिका वहाँ पे है, लोग जाते हैं, पिलग्रिमेज करते हैं। उसके बाद अगर आप चोला किंगडम को देखो तो दे यूज टू रूल श्रीलंका। उसके बाद मिडीवल इंडिया एंड ऑल दैट। तो हमारे हिस्टोरिकल कल्चर रिलेशनशिप बहुत गहरे हैं श्रीलंका से, और मॉडर्न समय में भी हमारा रिलेशन काफ़ी ज़्यादा है। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि वो हमारा पड़ोसी है, इसीलिए कि बहुत सारी वैल्यूज़ हम लोग शेयर करते हैं। इंडियन ओशन में हमारा जो इंटरेस्ट है वो भी कॉमन है ना, बहुत सारे रीजंस हैं। तो अप टू 1980 इंडिया के रिलेशन श्रीलंका के साथ बहुत अच्छे हुआ करते थे, लेकिन जो 1980 में बिगड़ना शुरू हो गए थे बिकॉज ऑफ द तमिल इशू एंड ऑल दैट, राइट। लिट्टे और वहाँ पे इंसर्जेंसी हो गया था एंड ऑल दैट। क्योंकि आप श्रीलंका का अगर आप देखो तो यहाँ पे जो श्रीलंका में जो जो नॉर्थ और जो ईस्टर्न वाला रीजन है, यहाँ पे तमिल जो है एथनिसिटी के लोग वो डोमिनेट करते हैं, एंड दे वांट देयर ओन सेपरेट स्टेट, है ना, आउट ऑफ श्रीलंका। बिकॉज उनका ये कहना है कि जो श्रीलंका में जो सिनेलीज लोग हैं, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, मतलब स्पेशली सिनेलीज लोग, वो उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन करते हैं, उनके साथ जो है वो बुरा व्यवहार करते हैं। दैट इज़ वाई वी वांट अ सेपरेट स्टेट। वो आपने पूरी कहानी पढ़ी हुई है लिट्टे वाली, तो वो सारी सारा मुद्दा यहाँ पे आता है, ठीक है। तो अभी ऐसा है कि हमारे जो जो सिंगर जी हैं वो वहाँ पे विजिट करने वाले हैं, श्रृंगला जी। और विजिट करेंगे तो श्रीलंका के साथ बहुत सारी नई नई चीज़ों पे बात करेंगे, नई नई चीज़ों को अग्रीमेंट को साइन करके आएंगे एंड ऑल दैट। तो रिश्ते इंडिया के उस समय बिगड़ने शुरू हो गए थे 1987 में। जब राजीव गांधी की सरकार थी तो हम लोगों ने एक श्रीलंका अकॉर्ड भी किया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है प्रीलिम्स में, श्रीलंका अकॉर्ड कब हुआ था। और श्रीलंका अकॉर्ड के अंदर जो है 13 अमेंडमेंट एक्ट वहाँ पे किया गया था श्रीलंकन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जिसमें आप तमिल मेजोरिटी लोगों को, यहाँ पे जो तमिल वाला रीजन है, इसको ऑटोनॉमी देने वाले थे। खैर इसको कभी भी अभी तक अप्लाई नहीं किया गया है। इंडिया श्रीलंका के बीच में जब भी बात की जाती है तो आर्टिकल इस 13 अमेंडमेंट की बात हमेशा ही की जाती है। उसके बाद 1987 में इंडिया ने राजीव गांधी की जब सरकार थी तो यहाँ पे पीस कीपिंग फोर्सेस भी भेजी थी लिट्टे के अगेंस्ट में एंड ऑल दैट। खैर वो पीस कीपिंग फोर्स को बाद में विड्रॉ वहाँ से कर लिया गया था बिकॉज वो पीसफुल माहौल वहाँ पे नहीं बना पाए गए थे, जिसे कहा जाता है ऑपरेशन पवन। तो ये कुछ कुछ चीज़ें प्रीलिम्स के लिए आपको याद रखनी है। उसके बाद 1998 में इंडिया ने फ्री ट्रेड अग्रीमेंट किया श्रीलंका के साथ, है ना, वो सारी की सारी चीज़ें हैं। और जब श्रीलंका के अगेंस्ट में यूनाइटेड नेशन के अंदर रेजोल्यूशन लाया गया था कि उन्होंने ह्यूमन राइट का वायलेशन किया है ड्यूरिंग लिट्टे वॉर, उस समय भी इंडिया ने 2014 में अब्सटेन हो गया था, मतलब उसके अंदर मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं किया था। जिसके बाद इंडिया के श्रीलंका के रिलेशनशिप दोबारा से थोड़े अच्छे होने स्टार्ट हुए थे। उसके अलावा कच्चा थीवू हमारे बीच में एक आइलैंड है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ये हमारा यहाँ पे ये है छोटा सा कच्चा थीवी आइलैंड। ये इंडिया ने 1974 में श्रीलंका को दे दिया था। बाद में श्रीलंका ने इसके ऊपर सोवरेनिटी अपनी जो है दाखिल किया था, और इंडिया ने भी मान लिया कि कच्छातीवी आइलैंड जो है श्रीलंका का आइलैंड है। लेकिन तमिलनाडु में बहुत सारे फिशरमैन हैं जिनका यह कहना है कि कच्छातीवी आइलैंड को वो लोग हिस्टोरिकली यूज करते आ रहे हैं, तो ये भी हमारे बीच में थोड़ा सा डिस्प्यूट का एक रीजन है। खैर अभी जो जाने वाले हैं श्रृंगला जी वो बहुत सारे मुद्दों पे बात करने वाले हैं, स्पेशली इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी प्रोजेक्ट और इकोनॉमिक असिस्टेंस। इस समय श्रीलंका बहुत बड़े इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, तो इंडिया चाहता है कि उसकी हेल्प करे, अपने रिलेशनशिप को थोड़ा सा यहाँ पे इंप्रूव करे, क्योंकि चाइना का डोमिनेंस काफ़ी ज़्यादा हो गया है श्रीलंका में काफ़ी समय से, है ना। कोलंबो पोर्ट एंड ऑल दैट, वो सारी चीज़ें आपको पता ही है पहले से। तो इंडिया का जो नेबरहुड पॉलिसी है, इंडिया का कहना है कि उसमें श्रीलंका जो है कि सेंटर प्लेस यहाँ पे श्रीलंका का होता है। रिसेंटली थोड़े समय पहले श्रीलंका ने इंडिया और जापान का एक ईस्ट कंटेनर टर्मिनल पोर्ट पे हम लोग काम कर रहे थे, तो उसका कॉन्ट्रैक्ट इंडिया से छीन लिया गया है। खैर उन्होंने दूसरा कॉन्ट्रैक्ट हमें दिया है, लेकिन इंडिया के रिलेशन थोड़े से खराब हो गए हैं बिकॉज एंड ऑल दैट। उसके अलावा ये जो त्रिनकोमलिन ऑयल फार्म है और सामपुर पावर प्रोजेक्ट है, ये भी उन्होंने इंडिया से कैंसिल कर दिया गया है। देखिए इंडिया के साथ जो श्रीलंका का जो इंफ्रास्ट्रक्चर की जो डील होते हैं ना, उसमें बहुत 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 समय लग रहा है भैया। लेकिन श्रीलंका के साथ अभी उन्होंने $1.4 बिलियन की एक डील की है कोलंबो पोर्ट सिटी को डेवलप करने के लिए, जो उन्होंने पेंडेमिक में ही क्लियर कर दिया। तो सीधा सीधा सा बात है कि श्रीलंका के साथ उनके रिलेशन काफी गहरे होते जा रहे हैं। खैर रिलेशन तो क्या, श्रीलंका उनके ऊपर प्रेशर डाल रहा है क्योंकि बहुत सारा पैसा उन्होंने श्रीलंका को वापस देना है। भैया सीधी सी बात है, जिसको आपको पैसा देना होता है तो उसका थोड़ा सा आपके ऊपर कंट्रोल हो ही जाता है ना। तो ये सारी की सारी चीजें हैं यहाँ पे इंडिया श्रीलंका रिलेशनशिप, आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है फ्रॉम जीएस पेपर 2। आई होप कि इसकी और थोड़ा डिटेलिंग आप अपने आप से करोगे और अपने नोट्स में उसको ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए अगली जो है न्यूज़ वो आती है, आज का एडिटोरियल है वो गांधी जी को लेके है कि कैसे हमारी जो पॉलिटिकल क्लास है वो बिल्कुल इमोरल होती चली जा रही है, अनएथिकल होती चली जा रही है। गांधी जी की लाइफ से हम लोग क्या लेसन्स ले सकते हैं। लेकिन गांधी जी के बारे में एक चीज़ आपको मैं बता दूं, मेरा पर्सनल ये व्यू पॉइंट है कि गांधी जी और उनकी फिलॉसफी और उनकी लाइफ वो मोस्ट रेड
सबसे ज़्यादा पढ़ी जाती है, मोस्ट अंडरस्टूड एंड मोस्ट मिसअंडरस्टूड, वो गांधी जी की पर्सनैलिटी है और गांधी जी की फिलॉसफी है। कुछ लोग ऐसा दावा करते हैं कि वो गांधी जी की फिलॉसफी को बहुत गहरे से जानते हैं। गांधी जी की फिलॉसफी को कुछ लोग अलग तरीके से इंटरप्रेट करते हैं, सो दैट इज वाई गांधी जी इज ऑल्सो मोस्ट मिस्ड अंडरस्टूड पर्सनैलिटी और मोस्ट रेड भी है। दुनिया की बहुत सारी यूनिवर्सिटीज गांधी फिलॉसफी में पीएचडी की डिग्री तक करवाती हैं। तो बहुत ज़्यादा गांधी जी को पढ़ा जाता है, इनको समझने की कोशिश की जाती है, क्योंकि गांधी जी की लाइफ ना टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। गांधी जी की लाइफ में एक सिंपल सा फंडा था। देखिए, गांधी जी की लाइफ को जब पढ़ोगे ना, उनके बचपन से लेकर उनके बुढ़ापे तक, वो लगातार उनके अंदर चेंजेस आते रहे हैं। जैसे जैसे उनकी लाइफ बढ़ती रही है, गांधी जी इवोल्व होते रहे हैं, नई नई चीज़ें सीखते रहे हैं, नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहे हैं। उनकी थॉट प्रोसेस में भी धीरे धीरे चेंज आता रहा है। इसीलिए गांधी जी को समझना इतना इजी नहीं है, उनकी फिलोसफी को समझना इजी नहीं है, क्योंकि उनकी फिलोसफी और जो थॉट प्रोसेस है वो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रही है, इवोल्व होती रही है। और शायद यही नेचर का रूल है। आप नई चीज़ें सीखते रहते हो, नए लोगों से मिलते रहते हो, नई चीज़ें आपकी लाइफ में एक्सपीरियंस करते रहते हो, तो आपकी लाइफ प्रोसेस वो चेंज होती रहती है। 5 साल पहले मैं जो सोचता था, आज आप डेफिनेटली नहीं सोचता हूँ। 5 साल के बाद मैं उसी टॉपिक के बारे में किसी और तरीके से सोचूंगा। ऐसे तो इंसान इवोल्व होता है ना, ऐसे ही नेचर इवोल्व होता है। तो गांधी जी इवोल्व हुए हैं, गांधी जी इवोल्व हुए हैं। बचपन में गांधी जी का नेचर बिल्कुल अलग था, पर्सनैलिटी अलग थी, जवानी में अलग थी, बुढ़ापे में बिल्कुल अलग हो गई। तो इसीलिए उनको लोग जो है मिसअंडरस्टूड करते हैं कि पहले तो आपने ये बोला, अभी आपने ये बोल दिया, पहले आपने ऐसा किया, अभी आपने ऐसा किया। भैया, इंसान इवोल्व ही होता है। अब जैसे आप अक्षय कुमार की बात करो, अक्षय कुमार एक समय ऐसा हुआ करते थे, वो दारू की ऐड भी करता था, वो सिगरेट की ऐड भी करता था, लेकिन आज वो ही अक्षय कुमार जो है वो अगेंस्ट अल्कोहलिज्म और अगेंस्ट स्मोकिंग वो सब चीज़ की ऐड कर रहा है। तो उसकी थॉट प्रोसेस भी चेंज हो गया, लोगों की थॉट प्रोसेस चेंज होती रहती है। मतलब को उनसे कंपेयर नहीं कर रहा हूँ मैं, जनरल आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर क्या लिखा गया, एडिटोरियल के अंदर, वो चीज़ देख लेते हैं। इन्होंने कहा है कि गांधी जी, मानो या ना मानो, हमारी कंट्री के मोस्ट वाइडली नोन पॉलिटिकल लीडर हैं। आज ही नहीं, उस समय में भी थे, आज भी हैं और फ्यूचर में भी रहेंगे। हमारा जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, हमारी सोसाइटी के ऊपर गांधी जी का इम्पैक्ट इतना ज़्यादा है, आप मानो या ना मानो, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली गांधी जी हमारी लाइफ को डायरेक्ट करते हैं। चाहे वो पॉलिटिकल लाइफ के थ्रू हो, चाहे अपने सोशल मैसेज के थ्रू हो, और चाहे अपनी फिलोसफी के थ्रू हो, हमारी लाइफ को गांधी जी डायरेक्टली इम्पैक्ट करते हैं। आज भी उनका बहुत ज़्यादा रेलेवेंस हमारी पॉलिटिकल क्लास में और फिलोसफिकल क्लास में नज़र आता है। जब आप नॉन वायलेंस की बात करते हो, जब प्रोटेस्ट की बात करते हो, जब वीमेन राइट्स की बात करते हो, माइनॉरिटी राइट्स की बात करते हो, लोअर कास्ट की बात करते हो, तो गांधी जी की फिलॉसफी बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो जाती है। उनकी पॉलिटिकल लेगेसी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। कैसे गांधी जी ने पॉलिटिक्स को एथिक्स के साथ जोड़ के कॉम्बिनेशन बनाया, और कैसे उन्होंने ये सिखाया कि पॉलिटिक्स करने के लिए आपको बेईमान होने की ज़रूरत नहीं है, आप एथिकली और मोरल तरीके से भी पॉलिटिक्स कर सकते हो। ऐसा गांधी जी ने सिर्फ हमें नहीं, पूरी दुनिया को बताया, ठीक है। गांधी जी दूसरे लोगों से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट थे। गांधी जी का कहना था कि मोरल ग्रोथ ऑफ ह्यूमैनिटी में गांधी जी बिलीव करते थे। गांधी जी का कहना था कि धीरे धीरे आदमी की मोरल ग्रोथ होती रहती है, इंसानियत के अंदर बिलीव बढ़ता रहता है, और वो धीरे धीरे सोसाइटी के अंदर अपने रोल को इंप्रूव करता रहता है। गांधी जी ने पॉलिटिक्स को और एथिक्स को आपस में जोड़ दिया था। गांधी जी से पहले दुनिया पॉलिटिक्स को और एथिक्स को बिल्कुल सेपरेट मानती थी। लोग कहते थे कि पॉलिटिक्स का काम सिर्फ पावर में आना रहता है और सर्विस करना रहता है। गांधी जी ने कहा नहीं नहीं, पावर में आप अनएथिकल तरीके से नहीं आ सकते हो, इमोरल तरीके से नहीं आ सकते हो। आप पावर को ग्रैब करिए, वो ठीक है, वो एक आपकी बात सही है, लेकिन उसके लिए जो तरीका है वो भी सही होना चाहिए। तो गांधी जी वॉज वन ऑफ द फ्यू पर्सनैलिटी इन द वर्ल्ड जिन्होंने मोरल्स को, एथिक्स को पॉलिटिक्स के साथ जोड़ दिया कि पॉलिटिक्स ऑनेस्ट होनी चाहिए, डिसऑनेस्ट नहीं होनी चाहिए। गांधी जी का कहना था कि जो पॉलिटिक्स वाज एसेंशियली एन एथिकल कोड मोड ऑफ कंडक्ट, है ना। किस तरह से आप एथिकली अपने आप को कंडक्ट करते हो, वो भी पॉलिटिक्स का एक लाइफ होता है, ठीक है। गांधी जी की जो पूरी लाइफ रही है वो लर्निंग रही है। उन्होंने नई नई चीज़ें सीखी हैं और अपने आप को इवोल्व किया है, और इसी तरह की चीज़ें हमें भी सीखनी चाहिए, अपने आप को इवोल्व करना चाहिए। बहुत सारे लोग अपने आप को 30 पार खान समझने लगते हैं, उनको लगता है कि उनको सब कुछ आता है। अगर किसी इंसान को ये सोचता है कि उसको सब कुछ आता है, इसका मतलब उसका दिमाग जो है वो सुन्न हो चुका है, वो बंद हो चुका है, वो कुछ भी चीज़ नया नहीं सीख सकता। उसको जड़ बोलते हैं, जड़। वो जड़ हो चुका है, वो चेंज होने के लिए तैयार ही नहीं है। लेकिन गांधी जी ने अपनी तरीके नए नए लोगों को सुना, फिलोसफी को सुना, जाना पहचाना और अपने आप को चेंज किया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम।
कल्चर ऑफ पेशेंस को इन्होंने यहाँ पे टर्म यूज की है। इनका कहना है कि गांधी जी ने अलग अलग कल्चर, अब ऐसा गांधी जी ने कभी क्लेम नहीं किया वो सब कुछ जानते हैं। गांधी जी ने पेशेंस रखा, अलग अलग कल्चर को, कास्ट को, रिलीजन को समझने की कोशिश की। समझने के बाद गांधी जी उनके साथ तालमेल बना पाए। रिलीजन को लेके भी गांधी जी का एथिकल पॉइंट ऑफ व्यू था। गांधी जी का कहना था कि जो रिलीजन होते हैं उनके ऊपर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। इनफेलिएबल अथॉरिटी में गांधी जी बिलीव नहीं करते थे कि जो प्रोफेटिक टेस्ट है, जो लिखा हुआ है वही सही है। नहीं, गांधी जी ने कहा अगर हमारे रिलीजियस बुक में कुछ चीज एथिकल लिखी हुई है तो उसको डेफिनेटली फॉलो करना चाहिए, लेकिन अगर कोई अनएथिकल लिखा हुआ है तो उसको कभी भी फॉलो मत करिए। सैंक्टिटी ऑफ रिलीजियस ट्रेडिशन, गांधी जी ने कहा कि अगर कोई रिलीजियस टेक्स्ट आपको ये कहता है कि लोअर कास्ट के लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन करो, आपको उसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। तो एक रिलीजियस जो टेक्स्ट होता है उसके अंदर कुछ चीज़ अच्छी भी हो सकती हैं, कुछ चीज़ बुरी भी हो सकती हैं। अच्छी चीज़ों को एक्सेप्ट करो, बुरी चीज़ों को आप नेगलेक्ट कर सकते हो, ऐसा गांधी जी ने यहाँ पे कहा था। ऑल इंडिविजुअल्स इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द रिलीजन, रेस, कल्चर हैड टू राइट द सेल्फ गवर्नेंस। गांधी जी ने सेल्फ गवर्नेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है, जो बाद में कहीं ना कहीं वो स्वराज से भी निकल के आता है। गांधी जी ने कहा कि हर इंसान के अंदर एक सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, और डिपेंड इससे फर्क नहीं पड़ता वो कौन से रिलीजन कास्ट से बिलोंग करता है, लेकिन उस इंसान की लाइफ उसके खुद के कंट्रोल में होनी चाहिए। वो सेल्फ गवर्नेंस गांधी जी उसको बोला है। हर इंसान के पास राइट टू सेल्फ गवर्नेंस होना चाहिए कि ताकि वो अपनी लाइफ को प्रॉपर तरीके से डील कर सके, ट्रीट कर सके, कंट्रोल कर सके और उसको लीड कर सके। बाद में गांधी जी ने इसी पूरे छोटी सी फिलोसफी को एक नेशन वाइड लेके चले गए। फिर गांधी जी ने कहा कि हमें स्वराज चाहिए, है ना, सेल्फ गवर्नेंस चाहिए ऑल ओवर इंडिया। तो गांधी जी सेल्फ गवर्नेंस का कॉन्सेप्ट इंडिविजुअल भी लेके गए और कंट्री के लेवल पे भी लेके गए, जो अपने आप में एक बहुत बहुत बड़ी फिलोसफी यहाँ पे हो जाती है। गांधी जी का एक और बड़ा रूल था कि गांधी जी कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एंगेज करते थे। आजकल क्या होता है, कोई अगर आपके विचारों से सहमत नहीं करता, आप उसको गाली देना शुरू कर देते हो, उसको ब्लॉक कर देते हो, उसको शक्ल देखना पसंद नहीं करते, उसको हेट करने लगते हो। गांधी जी ऐसे नहीं थे। गांधी जी जानबूझकर कन्फ्लिक्टिंग वैल्यूज के साथ डील करना पसंद करते थे कि अगर कोई आपसे डिफरेंट सोचता है तो वो क्यों सोचता है, कैसे सोचता है, वो उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते थे। और इसीलिए इंसान इवॉल्व होता है। तो अगर आपको भी दोस्तों इवॉल्व होना है एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग, इंडिविजुअल, आपको अपने कन्फ्लिक्टिंग जो व्यूज हैं, जो आपसे अलग सोचते हैं, आप उनके साथ बातचीत करिए, है ना, उनके साथ डिबेट करिए, कंस्ट्रक्टिव डिबेट कीजिए, उनके विचारों को समझने की कोशिश कीजिए कि वो भी तो सही हो सकते हैं जैसे आप सही हो सकते हो। इससे आपका इंडिविजुअल ग्रोथ होगा, आपको अलग अलग पर्सपेक्टिव पता चलेंगे दुनियादारी में। ठीक है। गांधी जी डिड नॉट कंसिडर फ्रीडम एज अ मेयर पॉलिटिकल एक्ट, बट ही डिफाइंड इट प्राइमरली एज अ एथिकल एंटरप्राइज। गांधी जी ने देखिए ये कहा कि सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजों के यहां से चले जाने का मतलब ये नहीं कि हमें फ्रीडम मिल गया। गांधी जी के लिए फ्रीडम का मतलब बहुत ब्रॉड हुआ करता था। तो गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज यहां पे रहे या यहां से चले जाएं, दैट वुड बी ओनली अ पॉलिटिकल फ्रीडम, दैट इज नॉट अ ट्रू फ्रीडम। ट्रू फ्रीडम तब होती है जब आप एथिकली और मोरली फ्री हो जाते हो, जब आप ऑनेस्ट हो जाते हो, जब आप जो जो करप्टिबल जो प्रैक्टिस है उनको दूर करने लगते हो, जब आपके अंदर नॉन वायलेंस की फीलिंग आने लगती है, दैट इज द रियल फ्रीडम। ऐसा गांधी जी का कहना था। गांधी जी का कहना था आई एम ए ट्रू सीकर ऑफ आफ्टर ट्रूथ। गांधी जी ने कभी ना कहा, कभी नहीं कहा कि मुझे ट्रूथ मिल गया, मुझे दुनिया की सच्चाई पता चल गई है। गांधी जी का कहना था कि बुढ़ापे तक भी गांधी जी यही कहते रहे कि मैं अभी भी सच्चाई की तलाश में हूं, अभी तक मुझे सच्चाई नहीं मिली है। तो ये कितनी बड़ी बात है, इतना बड़ा लीडर, इतना बड़ा आदमी ये कह रहा है कि अभी भी उसके पास सारी नॉलेज नहीं है, वो सीखने को तैयार है। और हम लोग 4 किताबें पढ़ लेते हैं, हमें लगता है हम तो सारा कुछ जानते हैं, हम तो दुनिया के 30 मार खान हो गए। तो ये बहुत ही एक गलत चीज़ है। जो जितनी हमारी नॉलेज है वो तो बिल्कुल एक ड्रॉप के समान भी नहीं है ओशियन के अंदर। तो दुनिया में जानने के लिए बहुत कुछ है। ठीक है। तो गांधी जी ने इम्परफेक्शंस की बात की। गांधी जी ने कहा कि मुझे पता है कि मेरे अंदर बहुत सारी इम्परफेक्शंस है, मेरे अंदर बहुत सारी खामियां हैं, और उनको खामियों को दूर करने के लिए आपको क्या करने की जरूरत है, करेक्टर बिल्डिंग करने की जरूरत है। गांधी जी ने करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया है कि बाकी चीजें ठीक है, मटेरियल सक्सेस एंड ऑल दैट वो एक अलग मैटर है, लेकिन करेक्टर बिल्डिंग अगर आपको में सारा फोकस आपके लाइफ का करेक्टर बिल्डिंग के ऊपर होना चाहिए। राइट। उन्होंने ऐसी बात बोली, उन्होंने कहा कि ही सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत बड़ी चीज होती है और आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के अंदर काम करना चाहिए। कोई भी आपको सप्रेस नहीं कर सकता है एज लॉन्ग एज अपनी वैल्यू के ऊपर आप टिके हुए हो। तो गांधी जी ने इतने बड़े बड़े चीजें यहाँ पे बोली हुई हैं, तो इनके इस पूरे एडिटोरियल से हम लोग कई चीजें सीख सकते हैं, कई चीजें जान सकते हैं। ठीक है।
चलिए, तो आज ये कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हम लोगों ने यहाँ पे दिया हुआ, जैसे यूनियंस चैलेंज डिले इन द पैडी प्रोक्योरमेंट। पहले पैडी प्रोक्योरमेंट जो है वो पंजाब में 1 अक्टूबर से शुरू होने वाला था, हरियाणा में 25 तारीख से शुरू होने वाला था, लेकिन सरकार ने इसको 15 दिन के लिए भी लगभग डिले कर दिया है। सरकार का कहना है कि देखिए भैया, सितंबर के महीने में काफ़ी ज़्यादा रेनफॉल हुआ है, जिसकी वजह से जो पैडी क्रॉप्स हैं उसके अंदर मॉइस्चर है, और मॉइस्चर की वजह से हम उसको प्रोक्योर नहीं कर सकते। देखिए, मॉइस्चर की वजह से प्रोक्योर करेंगे तो उनमें कीड़ा लग जाएगा, वो काले हो जाएंगे, नुकसान हो जाएगा। लेकिन किसानों का कहना है कि नहीं नहीं, सरकार की इंटेंशन ठीक नहीं है, तो इसके बारे में कुछ पढ़ना तब यहाँ पे पढ़ सकते हो। जीएसटी कलेक्शन 5 मंथ ओल्ड हाई है, इसको तो आप छोड़ ही दो, कोई ज्यादा नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है। जीएसटी काउंसिल, जीएसटी के बारे में आपको सेपरेटली टॉपिक है, वो आपको पता है। इथेनॉल प्रोडक्शन जो है वो इंडिया में शुगर का, वो शुगर से जो हम लोग इथेनॉल बनाते हैं, उस इथेनॉल को बाद में हम लोग डीजल और पेट्रोल में ब्लेंड करते हैं, तो इसका प्रोडक्शन बढ़ा है। आने वाले समय में इसका प्रोडक्शन और भी ज्यादा बढ़ेगा, क्योंकि हम लोग मीथेन मतलब इथेनॉल को और ज्यादा ऐड करेंगे, जिससे हम लोगों को, जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं क्रूड ऑयल, उसके ऊपर हमारी डिपेंडेंसी कम हो जाएगी, राइट। और ये काफी क्लीन भी होता है एज कम्पेयर टू रेगुलर यूर फ्यूल जो होते हैं। कोविशील्ड को ऑस्ट्रेलिया रिकॉग्नाइज करने वाला है, अभी किया नहीं है, लेट्स सी क्या होता है रिकॉग्नाइज जब करता है तो। इंडिया ने, देखिए यूके ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं कि जो इंसान इंडिया से जाता है उसको यूके के अंदर 10 दिन का क्वारंटाइन करना मैंडेटरी है। इंडिया ने भी ऐसा ही किया, मतलब जो इंसान यूके से आएगा उसको इंडिया में 10 दिन का क्वारंटाइन करना बहुत जरूरी है। हालांकि इंडिया से लोग, यूके में से अभी इंडिया में लोग आ नहीं रहे हैं, क्योंकि इंडिया वीजा इशू नहीं कर रहा है, लेकिन जो ओसीआई कार्ड होल्डर हैं वो, उनको थोड़ा प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है। खैर, टिट फॉर टैट है भैया, जो जैसा आप करोगे ऐसा ही हम लोग भी करेंगे, सीधी सी बात है। इंडिया यूएस टू सेटअप अ वर्किंग ग्रुप ऑन द डिफेंस इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी, इसका पढ़ सकते हो, कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ कंक्रीट एक्शन जब लेंगे तो तब की बात है। ये तो दोबारा सॉरी यहाँ पे रिपीट हो गया, अब ये भी रिपीट हो गया। ये, हाँ, ये वाला पढ़ सकते हो, कहीं ना कहीं एग्जाम्पल देने के आपके काम आ सकता है कि सीड स्प्रेडिंग के लिए अभी वो लोग क्या कर रहे हैं, ड्रोन से सीड्स, यानी कि जो बीज हैं पेड़ वगैरह लगाने के लिए, उसको छिड़क रहे हैं ड्रोन का यूज़ करके। तो इसको आप थोड़ा पढ़ सकते हो, मुझे तो लगता है कि कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में काम आ सकता है एग्जाम्पल वगैरह देने के। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद। गांधी जयंती जी की और लाल बहादुर शास्त्री जयंती की आप सभी को बधाई। लेट्स होप इनकी लाइफ से हम लोग कुछ लेसन सीखेंगे और अपनी लाइफ में उसको अप्लाई भी करेंगे दोस्तों। चलिए, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट एंड जय हिंद।